Hi everyone and welcome to the Netwala Bhaiya YouTube platform. So today we are going to discuss the corporate governance. Earlier session we had already covered the business ethics and what are the ethical dilemmas and issues. So today we are going to start that is with the corporate governance. Corporate governance होता क्या है, क्या क्या different models हैं इनके अंदर और क्या क्या different theories दिए गए हैं. So before that, if you have not subscribed this channel, subscribe the Netwala Bhaiya on the YouTube platform and also join this channel on the Telegram, that is your Netwala Bhaiya, for the PDFs and the notes. So चलिए start करते हैं आज का session, that is your corporate governance. अब corporate governance से आप समझते क्या है? Corporate is a company as a whole you are firm considering here, और governance आपका कहीं ना कहीं वो rules होता है, वो practices होता है जिसके अकॉर्डिंग एक कंपनी बोल सकते हैं या एक फर्म जो है हमारी मैनेज होती है, वो रूल्स प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए. दैट इज व्हाट योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज. नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब तो आप समझ गए, एक कंपनी को किस तरीके से हमें रन करना है, उसके लिए जो भी गाइडिंग रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जो कंपनी को रन करते हैं, दैट इज योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Now, first of all, we will understand what is your governance. Governance is the way in which an organizations or the countries are managed at the highest level and the system for exercising the management and control. ओके, तो गवर्नेंस हमारा क्या है मैम? इट इज अ वे जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं, कंट्रीज को बोल सकते हैं, मैनेज करते हैं उनके हाईएस्ट लेवल पे, अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं. एंड दैट इज द सिस्टम फॉर एक्सरसाइजिंग द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. किस तरीके से हम वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीजों को. कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका क्या होता है मैम? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑल अबाउट योर रूल्स और पॉलिसीज फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. किस रूल्स, किस पॉलिसीज के अंडर एक बिजनेस को हम रन कर रहे हैं, दैट इज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज. These rules are set by as per the company's goals. कंपनी के क्या गोल हैं? अब जो हम रूल्स बना रहे हैं कंपनी के अंदर, जो पॉलिसीज फॉर्म कर रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे? वो कहीं ना कहीं हम अपने गोल्स को देखते हुए फॉर्म करेंगे. हम एवे अपनी कंपनी के गोल्स को डिटरमाइन नहीं कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेट आवर गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसीज को डिफाइन करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज योर A business is collectively controlled by your shareholders, boards of directors and management. अब एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर चीजें जो कंट्रोल्ड होती है एक अच्छे तरीके से, उन्हें कौन कौन उसमें इन्वॉल्व होते हैं? हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, हमारे मैनेजमेंट हो सकते हैं, सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं. ये लोग उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से एक बिजनेस को मैनेज करके एक प्रॉपरली रन करते हैं. Corporate governance is the system by which a companies are directed and controlled. जैसे कि मैंने बोला, ये हमें एक गाइडिंग पॉलिसीज देती है हमारे कंपनी को रन करने के लिए. Board of directors are responsible for the governance of their companies. The shareholders' role in governance is to appoint the directors and the auditor to satisfy themselves with an appropriate governance structure in that place. अब शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना हमारे कंपनी के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वही कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग वो चीजों को करवाते हैं उनसे. तो शेयर होल्डर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Now, corporate governance is the system of rules, practices, process by which a firm is directed and controlled. जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये वैसे रूल्स प्रैक्टिसेस होते हैं जिनके ऊपर बिजनेस हमारी रन करती है. Corporate governance essentially involves balancing the interest of the company's many stakeholders. जैसा कि हो गया शेयर होल्डर्स, हो गए आपके सीनियर मैनेजमेंट्स, हो गए कस्टमर, सप्लायर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हमारे जुड़े होते हैं कंपनी के साथ. उन सब को प्रॉपरली मैनेज करना, उन सब के इंटरेस्ट पे काम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now next is your, since the corporate governance also provides you the framework for attaining a company's objectives. जैसे कि मैंने बोला, पहले आप कंपनी के गोल्स को डिफाइन करोगे and then we will form the policies and different rules, regulations under your organizations. It encompasses practically every sphere of the management from action plans, internal controls to performance measurement and corporate disclosures. सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर. अब आपको कुछ बातें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ध्यान रखनी है. द वेरी फर्स्ट, जैसा कि हम बिगिनिंग से पढ़ रहे हैं, दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस मैप दैट इज यूज्ड टू डायरेक्ट एंड मैनेज योर कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन. A company board of director is the primary force that is influencing your corporate governance. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमारे शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली impact on your profitability, on your reputation of your company.
कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वॉल्व्स द एरिया ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एथिकल बिहेवियर, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कंपनसेशन, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग इन टोटलिटी इज इंक्लूडेड अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेसिक प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है, जो कि मैं बताऊंगी आपको। 4 पिलर्स पे काम करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरनेस। अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब है मैम कि somebody इज देयर टू बी आंसर्ड। अब जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो डिसीजन मेकर्स जो होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं आंसरेबल होने होंगे अपने डिसीजंस को लेने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डिसीजन मेकर्स डिसीजन ले रहा है तो वो आंसरेबल होना चाहिए, उस चीज को डिफाइन करना चाहिए वहां पे। वो पर्टिकुलर डिसीजंस लेने के बाद जो भी रिजल्ट्स निकल के आते हैं उसके लिए वो आंसरेबल होना चाहिए। दैट इज व्हाट्स योर अकाउंटेबिलिटी इन्वॉल्व्स। नेक्स्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी काम दिया जा रहा है उसके लिए, जो भी काम हमें ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए आप पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को, एग्जीक्यूटिव्स को, उस काम को करने के लिए। दैट्स व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स। वेयर एज द ट्रांसपेरेंसी, अब जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। वहां पे कुछ भी आपका हिडन नहीं होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बहुत ज्यादा। वहां पे आपको एक ट्रांसपेरेंसी में इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट इज योर फेयरनेस, वहां पे सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, किसी में भी पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सारे स्टेक होल्डर्स को इक्वली स्टेक मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज योर थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या क्या थ्योरीज है, उससे पहले मैं कुछ प्रिंसिपल्स बता देती हूँ आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? So the very first principle is your sustainable development of all your stakeholders। जैसा कि मैंने बोला, आपको अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए चलना है। Next principle says that is your effective management should be there। Effective management and a proper distribution of wealth should be there। अब जो भी स्टेक्स है, हमारे स्टेक होल्डर्स है, उनको हमें एक इक्वल स्टेक देना होगा हमारी कंपनी में उनके पोजीशंस के अकॉर्डिंग। दैट इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेल्थ। आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है उनका और इफेक्टिवली मैनेज करना है चीजों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट इज योर डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं अगर सोशल एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। Next is your, and the next is the compliance of law। And the last one, that is your adherence to the your ethical standard।
So these are the principles of your corporate governance. So very first, we have read that you have the sustainable development for your all stakeholders. You should be have an effective management in your organization and a proper distribution of wealth in your organization. Discharge of your social responsibility is very, very important because you are operating in a social environment. Application of the best management practices. You should follow a best to bestest management practices in an organization. Next is your compliance of law. You should work according to the law. You have to form the policies, rules according to the law in which you are operating right now, the organization operating right now. Adherence to your ethical standards. You must follow your ethical standards. You have to work accordingly. So these are the basic principles of your corporate governance. Now we will discuss about the theories of corporate governance. So very first theory is your agency theory. Agency theory talks about two persons, that is your agent and the principal. Now, who are the principal in this and who are the agent in this? Principal is your shareholders. Shareholders are very, very important in an organization. As I already told you that they hire the board of directors and they work accordingly and then they make them work accordingly. तो कहीं ना कहीं हमारे जो शेयर होल्डर्स होंगे इनके अंदर agency theory. Shareholders are your principals. And your management are the agents. In an organization. Generally, shareholders appoint board of directors or management and make them work accordingly. तो कहीं ना कहीं एजेंसी थ्योरी हमें दो लोगों का रिलेशनशिप बताता है, दैट इज योर शेयर होल्डर्स एंड योर मैनेजमेंट. शेयर होल्डर्स आर योर प्रिंसिपल्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आर योर and management is your agent of that organization. Generally the shareholders hire the management and then they work them accordingly. अब वो मैनेजमेंट से अपने अकॉर्डिंग काम कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली रन करने के लिए, उनके फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव को देखते हुए. So this theory of corporate governance provides the owner and agent relationship. जैसा कि मैंने बोला, owner is your shareholders only in the organizations. Manager act as an agent of your organization, as I already told you. The shareholders and the promoters are the principals of that particular business, and the management is appointed to execute the business and its operations on the behalf of the owners. They make them work accordingly. अपने according वो काम कराते हैं management से. Now there are some instances where the agents have a different interest. हो सकता है कि हमारे मैनेजमेंट का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो, वहीं हमारे प्रिंसिपल्स का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, जिसके कारण हमें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट्स भी देखने को मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. For example, a manager will want to increase their salary, but an owner would want money to stay in the business. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्यूट का सिचुएशन अराइज होगा क्योंकि एक मैनेजमेंट चाहता है कि उसका सैलरी इंक्रीज कर जाए, लेकिन जो हमारे ओनर है, शेयर होल्डर्स है हमारे कंपनी के, वो चाहते हैं कि वो जो पैसा हम उन्हें देंगे उससे बेटर हम अपने बिजनेस में वो पैसे को और इन्वेस्ट करेंगे. The manager may act as per their personal goals इंस्टीड ऑफ द कंपनीज डेवलपमेंट. और जो मैनेजमेंट है हमारा, हो सकता है वो कंपनी के गोल्स को कंसिडर ना करते हुए अपने पर्सनल गोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस या वैल्यू देगा यहाँ पे. स्टीवर्डशिप थ्योरी. अब जो ये स्टीवर्ड्स होते हैं उनका क्या काम करता है? सो स्टीवर्ड्स जनरली आर द गार्जियंस. यहाँ पे बोल सकते हैं जो मैनेजर्स होते हैं हमारे बिजनेस के, वो दे एक्ट लाइक द गार्जियन ऑफ आवर बिजनेस.
So its investors are the and shareholders. So in this theory, the managers act like the guardian of the business, its investors and the shareholders. जो manager है वही different roles हमारे organization के अंदर play करते हैं. Similarly to what the steward does for a house or a property, जो हम बोल सकते हैं उन्हें protect करते हैं. So the board of directors and the management work together. यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के. दिस थ्योरी वर्क्स ऑन द बिलीव दैट व्हेन द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज द मैनेजमेंट आल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम इट बाय गेटिंग अ बेटर रेम्यूनरेशन. मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया था आपको एजेंसी थ्योरी के एग्जांपल में, जहां पे मैनेजमेंट चाहता है कि उसका सैलरी इंक्रीज हो जाए, लेकिन जो हमारे ओनर्स चाहते हैं वही सैलरी जो वो अपने मैनेजमेंट को देंगे वो बेटर है कि उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ये थ्योरी इस बिलीव पे काम करता है कि अगर कहीं ना कहीं प्रॉफिट अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमाइज हो रहा है तो वो हर किसी के लिए बेनिफिशियल है, हमारे इवन दो मैनेजमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें अब बेटर सैलरी मिलेगी, बेटर रेम्यूनरेशन मिलेगी. नेक्स्ट इज योर स्टेक होल्डर थ्योरी. स्टेक होल्डर थ्योरी कहीं ना कहीं हमारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है. हमारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट, हमारे स्टेक होल्डर के वेलफेयर के बारे में बात करता है. So this theory of corporate governance focuses on the company's stakeholders. There are several stakeholders apart from that owners. जैसे कि मैंने बोला, customers हो सकते हैं, suppliers हो सकते हैं, बहुत सारे other parties हमारे organization से जुड़े होते हैं apart from our owners of the organizations. And their goals can be different. हर एक का गोल डिफर कर सकता है. यहाँ पे सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, सबके अलग अलग डिमांड्स, अपने अलग अलग गोल्स होते हैं जिनको वो फुलफिल करना चाहते हैं. And this theory states that the business must focus on all these parties. कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर थ्योरी किस चीज पे फोकस कर रहा है, हमारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस कर रहा है मैम. इसीलिए हमें हर एक पार्टीज जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है उन सब के ऊपर हमें बराबर ध्यान देना होगा, उन सब को कंसिडर करते हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें चलना होगा, सबके वेलफेयर के बारे में सोचना होगा. It also mentioned that these various parties have equal stakes. तो कोई भी किसी के ऊपर नहीं है. जैसे कि मैंने बोला, स्टेक होल्डर्स को हमें इक्वल स्टेक्स देना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ऐसा फील नहीं कराना है, प्रिटेंड नहीं कराना है कि वो एक दूसरे के ऊपर हैं. दे ऑल आर इक्वल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज योर रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी. अब यहाँ पे रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी बोलता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं हमारे कंपनी के, उन्हें कहीं ना कहीं हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं हमारे कंपनी के. And they are looked as a means for providing a competitive advantage over the companies and industry. एक इंडस्ट्री में different companies रन कर रही है, उन सब के ऊपर हमें competitive edge कौन प्रोवाइड करेगा? the directors. ठीक है. Here the skills of the directors are highly valued, क्योंकि वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, तो उनका स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिलमेंट के लिए, उनके गोल फुलफिलमेंट के लिए. एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सम गुड सोशल एंड एक्सटर्नल कनेक्शंस फॉर द फर्म. हो सकता है कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं जिनका रोल बहुत ज़्यादा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे हमें और भी क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उनके कुछ एक्सटर्नल कनेक्शंस हो सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई द डायरेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अंडर द रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी. वो अपने साथ बहुत सारे रिसोर्सेज लेके आएंगे. रिसोर्सेज लाने का मतलब ये नहीं है कि वो रॉ मटेरियल्स लेके आएंगे, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन लेके आए अपने साथ, स्किल्स को लेकर आए, अपने एक्सटर्नल कनेक्शंस को लेके आए. These are also worked as a resources for our organization. तो कहीं ना कहीं रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी हमारे डायरेक्टर्स के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके रिसोर्सेज, वो जो रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. Next, what are the different models of your corporate governance? Very first is your Anglo-American model. Anglo-American model is truly based on your shareholders. ये shareholders के interest के ऊपर based है. तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एंग्लो अमेरिकन मॉडल में हम कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको इंपॉर्टेंस देते हैं. कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं हम इस मॉडल के अंदर. दे हैव द राइट टू इलेक्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. अब इसके कुछ फीचर्स है मैम. एंग्लो अमेरिकन मॉडल को हम कहीं ना कहीं एंग्लो सैक्सन मॉडल भी बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं शेयर होल्डर ओरिएंटेड मॉडल होता है. और ये कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनेजमेंट, आर रेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनेजमेंट. कहने का मतलब है कि जो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट है वो हमेशा क्या दिखेंगे मैम? डिपेंडेंट दिखेंगे. बहुत कम ही हो सकता है कि वो अपने अपने अकॉर्डिंग चल रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नेक्स्ट इज योर companies are run by the professional managers who have negligible ownership stake.
दिस इज क्लियर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब जो कंपनी है वहां पे जो प्रोफेशनल मैनेजर्स है जो रन कर रहे हैं उसे, हो सकता है उनका ओनरशिप स्टेक वहां पे बिल्कुल भी नहीं हो, जिसके कारण हमें एक क्या दिखता है, क्लियर विजन दिखता है सेपरेशन का। किसके बीच में मैम? एक ओनर के बीच में और हमारे मैनेजमेंट के बीच में। Institutions, investors like banks and mutual funds are portfolio investors. When they are satisfied with the company performance, they simply sell their shares in the market. अगर जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, देखते हो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है मैम? मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। मार्केट इन्वेस्ट करने कहने का मतलब है मैम कि वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है हमारे पैसे को। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है तो वो भी सेटिस्फाइड होंगे, इन्वेस्टर्स भी सेटिस्फाइड होंगे कहीं ना कहीं। So the disclosure norms are comprehensive and rule against the insider tradings are tight here. जैसे कि मैंने बोला, इनसाइडर ट्रेडिंग जो इनसाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं पहले ही, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट हियर, वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती है। नेक्स्ट इज योर जर्मन मॉडल। जर्मन मॉडल को ही कहीं ना कहीं हम यूरोपियन मॉडल बोलते हैं और इसमें हम 2 टायर मॉडल्स पढ़ते हैं, 2 टायर बोर्ड्स पढ़ते हैं, दैट इज योर सुपरवाइजरी बोर्ड एंड द मैनेजमेंट बोर्ड। आइए देखते हैं क्या होता है ये। So they are also called as your European model। ये क्या बिलीव रखते हैं कि जो वर्कर्स हैं दे आर वन ऑफ द की स्टेक होल्डर्स। हमारे स्टेक होल्डर्स बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एम्प्लॉय जैसा कि मैंने बोला, कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, उसी तरीके से वर्कर्स हमारे की स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे कंपनी में। एंड दे हैव द राइट टू व्हाट? दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उन्हें भी राइट है डिसीजन का, डिसीजन लेने का, मैनेजमेंट में डिस्कशन का, हमारे कंपनी में डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट का, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कैरिड आउट थ्रू 2 बोर्ड्स, जो कि मैंने बोला, दैट इज योर सुपरवाइजरी बोर्ड एंड बोर्ड और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और द मैनेजमेंट बोर्ड वी कैन से। सुपरवाइजरी बोर्ड्स जनरली shareholders select the members of the supervisory board। सुपरवाइजरी बोर्ड्स के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन इलेक्ट करते हैं मैम? कौन सेलेक्ट करेंगे? शेयरहोल्डर्स सेलेक्ट करेंगे। Employees also elect their representatives for the supervisory boards, which are generally 1/3 of the board। अब जो एम्प्लॉयज होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी कहीं ना कहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर द सुपरवाइजरी बोर्ड। और वो क्या प्रोपोर्शन में इलेक्ट करते हैं मैम? 1/3 ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का जितना भी मेंबर्स होगा उसका 1/3 होना चाहिए जो वो इलेक्ट कर रहे हैं, वो सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पे। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और द मैनेजमेंट बोर्ड क्या होता है मैम? द सुपरवाइजरी बोर्ड अपॉइंट एंड मॉनिटर्स द मैनेजमेंट बोर्ड। सुपरवाइजरी बोर्ड अब किसको अपॉइंट करेगा मैम? मैनेजमेंट बोर्ड को अपॉइंट करेगा। The supervisory board has the right to dismiss the management board and reconstitute the same। उनके पास ये राइट तक दिया जाता है कि वो मैनेजमेंट बोर्ड को हटा भी सकते हैं और दोबारा किसी और को ला भी सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर जापानीज मॉडल। अब जो जापानीज मॉडल थे वो अपने कैपिटल का प्रोपोर्शन बता रहा है कि कहां से राइज करते थे मैम, कहां से लाते थे? बैंकिंग और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें पैसे देते हैं उनके थ्रू वो कहीं ना कहीं कैपिटल लाते थे कंपनी के अंदर। सिंस द बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन स्टेक्स आर वेरी हाई इन द बिजनेस, दे वर्क क्लोजली विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट के साथ बहुत ज्यादा करीबी से काम करते थे। बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो कंपनी में कैपिटल्स ला रहे हैं वो कहां से ला रहे हैं? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से ला रहे हैं। द शेयर होल्डर्स एंड द मेन बैंक टुगेदर अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द प्रेसिडेंट्स। अब जैसा हमने देखा था फर्स्ट थ्योरी में, इसके फर्स्ट मॉडल एजेंसी थ्योरी में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। जापानीज मॉडल में ये बोला गया है कि जो बैंक्स होते हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और जो बैंक्स होते हैं वो दोनों मिलके हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को, कंपनी ऑफ द प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं मैम। यहाँ पे इंडिविजुअल सिर्फ शेयर होल्डर्स का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, बैंक भी उसके साथ मिलकर यहाँ पे कहीं ना कहीं अपॉइंट कर सकती है। Along with the shareholders, the interest of the lenders is recognized here। shareholders के साथ साथ यहाँ पे हम lenders के भी interest को consider करते हुए चलते हैं। And the last is your Indian model। Indian model हमारा मिक्सअप है किसका? एंग्लो अमेरिकन मॉडल का और जर्मन मॉडल का। Indian model mainly includes the 3 types of companies, which is your private company, public companies and public sector companies। Each of these companies has a distinct kind of shareholdings pattern। हो सकता है सबका अलग अलग शेयर होल्डिंग पैटर्न हो सकता है, सबका अलग अलग स्टेक हो सकता है हमारे कंपनी में, और ये कहीं ना कहीं 2 मॉडल्स का मिक्सअप है, दैट इज और एंग्लो अमेरिकन एंड जर्मन मॉडल। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि
which corporate governance model is a mix of the Anglo-American and German model, and you have been given with the 4 options, that is your Anglo-American model, which is your German model, Japanese model, or Indian model. So in that case you have to select or opt the answer that is your Indian model. तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. अब पिलर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स बताएं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्योरीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए. उसके अलावा आई हैड ऑलरेडी कवर्ड द डिफरेंट मॉडल्स अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक यही खत्म होता है. So that's all about today's sessions. Hope you have enjoyed the sessions. Stay connected with the Netwala Bhaiya. तब तक के लिए thank you everyone. And next session we will cover that is the CSR जिससे क्वेश्चन देखने को मिलता है and the value based organization. और उसके साथ ही आपका यूनिट 1 मैनेजमेंट का खत्म हो जाएगा UGC नेट का सिलेबस में. So that's all about today's session. So thank you everyone. Stay connected.